गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है बीए स्टेट के लिए। उनके माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके संबंध में हम बात करेंगे, उस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। भूमिका के बारे में बात करते हैं उत्पादन फलन की। तो एक व्यावसायिक फर्म अपनी उत्पादन क्रिया संपादित करने के लिए अनेक उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करना पड़ता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इसको, तो एक व्यावसायिक फर्म द्वारा उत्पादन करने के लिए जिन जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उत्पादन के साधन या फिर कहा जाता है। ये तो हो गए उत्पादन के साधन के संबंध। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में उत्पत्ति के जो साधन हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया। परंपरागत में जिन जिन क्या हमारा एक फर्म है, उसमें उत्पादन जो साधन हम उपयोग कर रहे हैं वो सारे क्या है, उत्पादन के साधन। लेकिन आधुनिक की जब हम बात करेंगे तो उसमें 4 चीज़ें हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये चार साधन। इन उत्पत्ति के साधनों को उपादान के नाम से भी, इनपुट्स जिन्हें कहते हैं, उपादान या फिर इनपुट्स के नाम से जाना जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में इन उत्पादनों को एक निश्चित अनुपात में दी गई उत्पादन तकनीक के अनुसार मिलाया जाता है तथा इन उपादानों की प्रक्रियाएं, परस्पर क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो भी उत्पादन होता है उसे हम उत्पादन या आउटपुट्स कहते हैं। मतलब हम इनपुट में 2 चीज़ें मिलाते हैं या फिर जो क्रियाएं करते हैं उनके साथ, तो जो हमें मिलता है वो इनपुट्स के रूप में, उत्पादन के रूप में हमको प्राप्त होता है, हम उसको बोलते हैं। दी गई तकनीक के अंतर्गत उपादानों के विभिन्न संयोग और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादनों के भौतिक संबंध, जो फिजिकल रिलेशनशिप को हम उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इन्हीं दोनों के इन मोटा मोटी हम कहें विश्लेषण के रूप में अगर हम कहें तो ये है कि उन विश्लेषण की अगर हम बात करें तो क्या हम बात करेंगे कि जो हमारे जो भी इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स और जो आउटपुट हैं, उन दोनों के फलन मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे हम, उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या है, इनकी मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के संबंध में देखते हैं। तो मीनिंग के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि जो उपादान है या फिर जो इनपुट्स हैं, जो उत्पादनों में जो आउटपुट्स हैं, ये फलनात्मक संबंध, उन दोनों के संबंध में क्या होता है, फलनात्मक संबंध होता है, को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। ये बताता है वो कि मतलब किस प्रकार से और कितनी मात्रा में, ये भी वो डिस्क्लोज करता है कि किस प्रकार और साथ में कितनी मात्रा में चीज़ें होती, इसको भी बताता है। उसके साथ ही आगे हम बढ़ते हैं और साथ में ये भी बताता है कि इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता, प्रोफेसर लेफ्टविच कहते भी हैं, उनका कहना है, उनके शब्दों में वो कह रहे हैं कि उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई, जो प्रति समय इकाई है, वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए। तब क्या होगा कि हमें दीगर सामान्यतः अगर बात करेंगे तो उन सबको जोड़कर जितने भी हम ले लें, ए बी सी डी जो भी ले लें, उन सब के संबंध में क्या होगा, जो फलनात्मक संबंध स्थापित होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उत्पादन फलन कहेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं, वो इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, तो कहना है कि एक फर्म उस उत्पादन तकनीक का चुनाव करेगी जिसकी सहायता से वो अपने पास उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण विरोध, क्योंकि
कोई भी फर्म चाहेगा या फिर कोई भी जो कंटेंसी है वो चाहेगी या फिर फैक्ट्री चाहेगी या फिर जो उद्योग है वो चाहेंगे कि भाई हमारे पास जितनी मात्रा, चाहे थोड़ी ही मात्रा क्यों ना हो, थोड़ी ज़्यादा ही मात्रा क्यों ना हो, जितनी मात्रा में जो भी हमारे पास वस्तु है या फिर जो भी उत्पत्ति के साधन है, हम उसका पूर्ण उपयोग करें। वो चाहे कि हम उसका पूर्ण उपयोग करें, और पूर्ण उपयोग करेंगे तभी तो हम देश को या फिर समाज को या फिर उस लाइनअप में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर चलें। तो ये उनके संबंध में उन्होंने बात की। और फिर उसको करते हुए कहते हैं कि अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकें। हर कोई चाहता है, सारे फर्म ये इस बात को चाहते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे एकदम अच्छे से, कि कम से कम उत्पादन लागत पे, कम से कम उत्पादन के साधन पे जो उनका लाभ होगा वो क्या होगा, अधिकतम होना चाहिए या अधिकतम होगा। अब हम उसके बाद उसको आगे कर सकते हैं तकनीक, उत्पादन तकनीक में सुधार के रूप में निश्चित से जो किया जाएगा या फिर जो वृद्धि करेगा। सरल शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं उत्पादन फलन एक ऐसी सारणी है जो दी गई उत्पादन फलन के अंतर्गत तकनीक उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित संयोग द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादन को प्रदर्शित करती है। मतलब जो तकनीक हमें दी गई उसको हम अधिकतम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं उसको, ये उस पर निर्भर करती है। तो ये था। फिर उत्पादन फलन की मान्यता है, उस मान्यता की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला मान्यता है कि उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। एक निश्चित समयावधि आपको दी जाती है, एक टाइम दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड से इसका संबंध होता है। दूसरी बात होती है उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, अर्थात अल्पकाल में फर्म के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। कुछ तो स्थिर होते हैं लेकिन अन्य क्या होते हैं, परिवर्तनशील भी हो जाते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी उपादान परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में हम सब क्या करते हैं, बदल देते हैं, पूरे तरीके से परिवर्तन, क्योंकि हम सब जानते हैं दीर्घ काल क्या होता है, लॉन्ग टाइम टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ऐसा एक क्रम। चौथी बात करते हैं हम तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा श्रेष्ठ फर्म सर्वश्रेष्ठ तकनीक अपनाती है। जो फर्म है, जिनकी जो भी फर्म है उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेटर, श्रेष्ठ वो क्या करती है, वो अपनाती है। और पांचवा और अंतिम है कि इस उत्पादन के साधनों की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। एकदम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं इसको। तो ये इसकी मान्यताएं थी, मान्यता भी आप लोग अच्छे से दिमाग में रखें। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्पादन फलन की विशेषता के साथ। उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बतलाता है। वस्तुत में अगर हम इसकी बात करें तो उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक धारणा, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। क्या है? इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कि हम जितना उस पर उपादान इनपुट्स लगाएंगे हमको उतने आउटपुट्स मिलेंगे। आउटपुट्स करते होंगे उत्पादन करना। उसके बाद दूसरी बात करते हैं उत्पादन फलन में उपादानों एवं उत्पादन की कीमतों का कोई संबंध नहीं। इस प्रकार उत्पादन फलन उपादानों एवं उत्पादन मूल्यों से पूर्ण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वो ये नहीं बोलता है कि नहीं आप इसको, केवल संबंध है, फलनात्मक संबंध है, लेकिन आप कितना उपादान लगा रहे हैं, कितना आप इनपुट्स लगा रहे हैं, कितना आपको आउटपुट्स मिल रहा है, इस पर इसकी क्या संबंध है, या फिर इसके माफ करिएगा संबंध तो रहती है, लेकिन इसके कितनी कीमत है या फिर कितने क्या है, तो वो उसको क्योरी नहीं करता। वो केवल ये है कि हाँ इन दोनों में फलनात्मक संबंध है, इसको। तीसरी बात करते हैं कि उत्पादन फलन का संबंध एक समयावधि से होता है, टाइम पीरियड से होता है। इसकी विशेषता क्या है? क्या वो टाइम पीरियड से होता है? क्योंकि एक समयावधि में एक उत्पादन फलन हो सकता है जो समय की अवधि परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो सकता है। अगर टाइम बदल जाए
अगर टाइम चीज़ें अगर एक्सचेंज हो जाए तो वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। ये उन्होंने प्रेजेंट में। उसके बाद चौथा चीज़ कहते हैं कि उत्पादन फलन स्थिर तकनीकी दशा पर आधारित है। तकनीकी दशाओं में के परिवर्तित हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है तथा फर्म को नवीन उत्पादन फलन प्राप्त, नए उत्पादन फलन को प्राप्त होने लगते हैं। पांचवी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी विशेषता है। जब फर्म अपने उत्पादन फलन के कुछ उपादानों यानी इनपुट्स को स्थिर रखती है और कुछ को परिवर्तित करती है, एक्सचेंज करती है, बदलती है, तब इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और तो छठवीं चीज़ की जब हम बात करते हैं कि जब फर्म दीर्घकाल में सभी उपादानों, सभी इनपुट्स को क्या करते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तब ऐसे उत्पादन फलन को दीर्घकालीन उत्पादन फलन अथवा पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल के नाम से जानते हैं या फिर कहते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर। सातवीं चीज़ें ये हैं कि उत्पत्ति के साधनों में स्थानापन्नता का गुण होने के कारण एक ही उत्पादन फलन के लिए जो एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का कम अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात उत्पादन फलन की एक ही मात्रा उत्पत्ति साधनों के अनेक एवं भिन्न भिन्न संयोगों को प्राप्त कर सकती हैं। ये बात भी इस पर रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं और चूँकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात हो रही थी तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन नोट कर लेंगे। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। ये कैसा होता है, तो उत्पादन फलन में समय तक टाइम एलिमेंट्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। उत्पादन फलन की प्रकृति अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एक समान नहीं रहती, दोनों टाइम पे एक समान नहीं रहती, और रहेगी भी कैसे, हम मान भी ले कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। ये चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ ये है कि अल्पकाल का अभिप्राय उस समयावधि से है जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप एक चीज़ याद में रखेंगे इसमें कि जब भी शॉर्ट टर्म की बात आएगी, अल्पकाल की बात आएगी, तब आप अपने उत्पादन के जो साधन है, जो जिसको जो उत्पत्ति जो आप कर रहे हैं, जो आप इनपुट्स की बात कर रहे हैं, उसको आप बदल नहीं सकते, सबको नहीं बदल सकते। ये पहला दिमाग में रखें। दूसरी बात करेंगे तो अल्पकाल में सूक्ष्म समयावधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों में को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं, स्थिर साधन, फिक्स्ड फैक्ट कहा जाता है। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील भी होते हैं, या फिर हम इसको मानते हैं, ये भी है उसके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मुख्यतः पूंजीगत उपकरण, भूमि, उत्पादन तकनीक आदि अल्पकाल में स्थिर है, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील होती हैं। अल्पकाल में उत्पादन के संयंत्र अथवा प्लांट का आकार भी अपरिवर्तित होता है। हम प्लांट थोड़ी बदलेंगे। मान लो कि हमने कोई प्लांट लगाया है एक फील्ड पर, एक बहुत बड़े फील्ड पर हमने कोई 10 एकड़ के फील्ड पर हमने कोई प्लांट लगाया है, तो 20 एकड़ के फील्ड पर कोई प्लांट लगाया है, तो क्या तुरंत ही प्लांट बदल देंगे? क्या थोड़े बदलेंगे? हाँ, ये हो सकता है उसमें लगे हुए, उस परिक्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं, जो श्रम शक्ति, हम उसको बदल सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं। ये हमारे अंदर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति
के साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्तनीय भी होते हैं। परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन स्तर में परिवर्तित किया, ये जो परिवर्तन को जो हम लाए हैं और उसको हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं हमारे साथ। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं, इसके विपरीत जब हम बात करते हैं, इससे अलग बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके विपरीत दीर्घकालीन का अभिप्राय उस समयावधि से है, यानी वो समयावधि, हम उस समयावधि की बात करते हैं दीर्घकाल के संबंध में। दीर्घकाल के संबंध में हम उस समयावधि की बात करते हैं जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकते। जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं सबको व्यक्ति को बदल देते हैं। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधनों का स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है और दीर्घकाल में उत्पादन के पैमाने को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया जाता है या पूरा बदल देता है। पूर्णतः क्या होता है? परिवर्तनशील। ये उनकी टाइप, क्योंकि आप पूंजी बदल देंगे, आप भूमि बदल देंगे, आप प्लांट का जो आकार है उसे बदल देंगे, केवल ये आप पर निर्भर है, आप सारी चीज़ों को बदल देंगे। उसके बाद इसके आगे बात करते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में फर्म के पास उत्पत्ति के साधनों के चुनाव का पर्याप्त समय होता है और फर्म जिस रूप में चाहे, वो जैसा रूप चाहे, जिस रूप में चाहे उत्पत्ति के साधन को परिवर्तित कर सकती है। दीर्घकाल में एक फर्म अपने उत्पादन पैमाने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को परिवर्तित करने के लिए उत्पत्ति के साधनों को सुविधा या तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकती है। इसलिए दीर्घकाल उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न्स ऑफ स्केल भी कहा जाता है। तो ये हो जिसके संबंध में हम चर्चा करें। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट एक थ्योरी, प्रोफेसर कार्प डगलस उत्पादन फलन। आप सब लोग इनका नाम भी सुने होंगे, आप लोगों को ध्यान में भी होगा। बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे अमेरिकी। सुप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर कार्प तथा प्रोफेसर डगलस ने अमेरिका में 1890 से 1922 के दौरान 1922 के दौरान उत्पादन पर श्रम की पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के प्रयास में एक सूत्र का आविष्कार, यानी एक थ्योरी का निर्माण किया जो श्रम तथा पूंजी के उत्पादन के साथ ठीक समन्वय कर सके और उसके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए उसको पूरा कर सके। प्रोफेसर कार्प डगलस के इस फलन को प्रयोग करते हुए दिए गए आंकड़ों पर यही कारण है कि इस प्रोफेसर कार्प डगलस का फलन के नाम से जाना जाता है। क्या है और क्या उसकी मान्यता है? मान्यता में पहला है कि उत्पादन के केवल दो ही उपादान या इनपुट्स, केवल दो। क्या क्या? पहला है पूंजी या कैपिटल, दूसरा है श्रम या लेबर। पहला पूंजी या कैपिटल, दूसरा श्रम या लेबर। दूसरा है श्रमिकों की उत्पादन शक्ति अध्ययन किए जाने वाले वर्षों में निश्चित एवं स्थिर, ये दूसरा। तीसरा है पूंजीगत पदार्थों की भी उत्पादन शक्ति अध्ययन किए जाने वाले वर्ष में निश्चित एवं स्थिर। और चौथा है यदि श्रम तथा पूंजी की मात्रा को m गुना, मतलब m कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, m गुना बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन की भी मात्रा में m गुना की वृद्धि होगी। मतलब आप यदि अगर 2 गुना बढ़ाएंगे पूंजी श्रम और पूंजी को 2 गुना बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी 2 गुना ही बढ़ेगी। इस बात को उन्होंने अपने मान्यता पर रखा। अब उसकी विशेषता के बारे में है, उसको थोड़ा सा हम लोग
चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। कार्प डगलस फलन की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि उत्पादन फलन, इस फलन में उत्पादन केवल 2 उपादान हैं या फिर 2 इनपुट से उन्होंने कहा, पहला श्रम एवं दूसरा पूंजी का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में जो इनपुट्स हैं वो 4 हैं। अभी मैं पढ़ा था आधुनिक अर्थशास्त्र में 4, ये 4 इनपुट्स इस पे हैं। कौन कौन से? तो श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कार्प डगलस के फंक्शन में केवल 2 ही, लेबर और कैपिटल, श्रम और पूंजी। दूसरी बात होती है कि श्रम एवं पूंजी दोनों अथवा दोनों ही मात्रा शून्य होने की स्थिति में उत्पादन भी क्या होगा? शून्य होगा। बात तर्क संगत है, क्योंकि दोनों साधनों का प्रयोग किए बिना उत्पादन नहीं हो सकता। ये भी सत्य, परम सत्य। आप कैसे करेंगे बिना श्रम और बिना पूंजी के? यदि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर बगल में गड्ढे खुदवाने हैं, तो उसके लिए आदमी लगेंगे, आदमी को पैसा देना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप आदमी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से वहाँ पर गड्ढा, कहाँ से वहाँ पर काम? तो अगर वो दोनों शून्य है तो समझिए आपका उत्पादन भी क्या होगा? शून्य होगा। ये भी इस बात पर निर्भर करता है, पूर्णतः निर्भर करता है। इसको हम झुठला भी सकते। तीसरी बात करते हैं, यदि श्रम तथा पूंजी को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, तो उत्पादन धनात्मक होगा अथवा कुछ न कुछ उत्पादन अवश्य होगा। या तो वो धनात्मक होगा या तो कुछ न कुछ उत्पादन अवश्य होगा। चौथी बात, प्रोफेसर कार्प डगलस उत्पादन फलन एक रेखीय समरूप उत्पादन फलन है और पैमाने के स्थिर प्रतिफल के संकेतक भी। कौन से प्रतिफल के? स्थिर प्रतिफल के संकेतक। अर्थात कार्प डगलस उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को भी दर्शाते हैं। अब हम लोग, ये हो गई कार्प डगलस की विशेषताएं और उसके फलन के संबंध में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अंतिम पॉइंट है आज के हमारे इस लेक्चर का, वो कवर करेंगे अनुपात एवं पैमाने की अवधारणा। अनुपात का विचार अल्पकालीन है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पत्ति के स्थिर साधनों का परिवर्तनशील साधनों के साथ अनुपात बदलता रहता है। उत्पत्ति हास नियम इसी अनुपात की विचारधारा पर आधारित है। इसको भी ध्यान रखिए। इस प्रकार स्थिर अनुपात साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन के निश्चित संयोग अथवा संयोग को अनुपात कहते हैं। ये तो अनुपात की बात हो गई। पैमाने की बात करेंगे तो पैमाने का विचार दीर्घकालीन, अनुपात का विचार अल्पकालीन है यानी शॉर्ट टर्म है, और पैमाने का विचार क्या है? दीर्घकालीन। क्योंकि दीर्घकाल में स्थिर साधन भी परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। आप जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, आप जितना घटाना चाहें आप घटा सकते हैं। जब उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखकर सभी साधनों में वृद्धि की जाती है, सारे चीज़ों को आप बढ़ाएंगे, सभी साधनों में वृद्धि की जाती है। अर्थात जब सभी साधनों का एक ही अनुपात में इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि साधनों का प्रयोग अनुपात स्थिर में रहता है, तब इसे पैमाने की वृद्धि कहा जाता है। मतलब एक सीक्वेंस में, एक अनुपात में आप बढ़ाएंगे तब। उसी प्रकार दूसरी जो बात है उस पर यह है, इसी प्रकार जब उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखकर सभी साधनों में कमी की जाती है, सभी में कमी करें, तब इसे पैमाने की कमी कहा जाएगा। तो ये दोनों अंतर संबंध इसके संबंध से थे। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। उत्पादन फलन क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही सिर्फ कार्प डगलस के उत्पादन फलन की मान्यता और उसकी विशेषताएं, और अंतिम में अनुपात एवं पैमाने
की अवधारणाएं भी आप सबको समझाएंगे। आप सभी इन सबको अच्छे से रिवाइज करें, रिविज़न करें और अपने नोट्स पे नोट करें। हम फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।